भारत के इतिहास का एक ऐसा पन्ना जो सदियों पुराना है और बेहद जटिल भी। चलिए बिना कोई देर किए 1445 पन्नों के उस ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का एक बिल्कुल तथ्यात्मक और सिलसिलेवार विश्लेषण करते हैं। और ये पूरी चर्चा सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष साक्ष्यों और सरकारी दस्तावेजों पर ही आधारित होगी। इस 500 साल के लंबे सफर को बिना उलझे समझने के लिए हम इसे 6 साफ हिस्सों में बांटेंगे। पहला, जमीन के विवाद का बुनियादी परिचय। दूसरा, प्राचीन और मुगल काल। तीसरा, ब्रिटिश राज और बंटवारे की शुरुआत। चौथा, आजादी के बाद का राजनीतिक संघर्ष। पांचवा, 1992 का विध्वंस। और छठा, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, भूमि विवाद का परिचय। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये सदियों पुराना विवाद जिसने पूरे देश की राजनीति और समाज को अपनी तरफ खींचा, वो असल में कितनी बड़ी जमीन के लिए था? महज 2.77 एकड़। जी हाँ, सिर्फ 2.77 एकड़ का प्लॉट नंबर 583, जो लगभग एक छोटे फुटबॉल मैदान के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेजों में यही वो सटीक केंद्र है जिस पर ये पूरी बहस टिकी है। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, प्राचीन काल और मुगल युग। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो 500 ईसा पूर्व में ये जगह कोसल राज्य की राजधानी हुआ करती थी। फिर 57 ईस्वी के आसपास राजा विक्रमादित्य ने यहाँ मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब 1526 में बाबर भारत आता है और 1528 में मुगल कमांडर मीर बाकी कोट रामचंद्रा में ठीक उसी 2.77 एकड़ की जमीन पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाता है। तीसरा पड़ाव, ब्रिटिश शासन और प्रारंभिक विभाजन। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। 19वीं सदी के यूरोपीय यात्रियों जैसे जोसेफ टाइफनहेलर और विलियम फिंच के यात्रा वृत्तांत असल में कितने अहम हो सकते हैं, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। इन्होंने अपनी किताबों में उस जगह और वहां होने वाली पूजा के बारे में बहुत बारीकी से लिखा था। और कमाल की बात यह है कि सदियों बाद यही पुराने दस्तावेज आधुनिक सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम और निष्पक्ष लिखित साक्ष्य साबित हुए। हुआ यूं कि 1853 और 1855 के आसपास हनुमानगढ़ी में कुछ हिंसक संघर्ष हुए। इसके बाद 1857 में ब्रिटिश प्रशासन ने दोनों समुदायों को अलग करने के लिए बीच में 6 से 7 फीट ऊंची ईंट और लोहे की ग्रिल वाली एक दीवार खड़ी कर दी। इससे 2 हिस्से बन गए, एक अंदर का हिस्सा जहां मस्जिद के ढांचे के भीतर नमाज होती थी और एक बाहर का हिस्सा यानी राम चबूतरा जहां हिंदू पूजा करते थे। लेकिन क्या महज एक दीवार से बात बननी थी? बिल्कुल नहीं। आने वाले कई दशकों तक टकराव लगातार बढ़ते रहे। 1858 में 25 निहंग सिखों ने अंदर जाकर अनुष्ठान किए। फिर 1885 में महंत रघुबर दास ने मंदिर बनाने के लिए पहली बार कानूनी मुकदमा दायर किया, जिसे अदालत ने ये कहकर खारिज कर दिया कि इससे शांति भंग हो सकती है। फिर 1934 में गोकशी को लेकर एक बहुत बड़ा दंगा हुआ, जिससे मस्जिद के हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा और इसके बाद वहां अंदर नमाज पढ़ना काफी हद तक बंद हो गया। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, आजादी के बाद का राजनीतिक संघर्ष। आजादी के बाद तो जैसे ये मुद्दा एक स्थानीय जमीन के विवाद से उठकर एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गया। दिसंबर 1949 में अचानक मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई, जिसके तुरंत बाद सरकार ने गेट पर ताला लगा दिया। फिर 1986 में कोर्ट के आदेश पर पूजा के लिए वो ताले खोले गए। 1989 आते आते रामलला खुद इस मामले में एक कानूनी पक्ष बन गए और शिलान्यास भी हुआ। और फिर 1990 के दशक तक ये पूरा मुद्दा विशाल राजनीतिक रथ यात्राओं में तब्दील हो गया। पांचवा और यकीनन सबसे संवेदनशील पड़ाव, 1992 का विध्वंस। राज्य सरकार ने पर्यटन के नाम पर आसपास की जमीन का अधिग्रहण शुरू कर दिया था। दिसंबर 1992 तक अयोध्या में 1.5 लाख से ज्यादा कार सेवक जमा हो चुके थे। सुप्रीम कोर्ट को ये साफ आश्वासन दिया गया था कि वहां केवल प्रतीकात्मक भजन कीर्तन होगा, लेकिन 6 दिसंबर की सुबह ठीक 11:30 बजे भीड़ ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया और ढांचे को घेर लिया और शाम 4:49 बजते बजते पूरा का पूरा ढांचा ढहा दिया गया। इसके नतीजे बेहद दर्दनाक थे। ढांचे के गिरने के तुरंत बाद पूरे देश में भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इन दंगों में 2000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा गया। और अब छठा और आखिरी हिस्सा, सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला। दशकों की राजनीतिक उथल-पुथल के बाद बात वापस अदालत और विज्ञान पर आ टिकी।
जमीन के नीचे असल में क्या है, ये पता लगाने के लिए 2003 में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही सख्त वैज्ञानिक तरीका अपनाया। सबसे पहले GPR सर्वे हुआ ताकि जमीन को बिना खोदे विसंगतियों का पता चले। फिर मुख्य गर्भगृह को बचाते हुए 6 महीने तक सावधानी से खुदाई की गई और अंत में जो रिपोर्ट आई उसने साफ किया कि जमीन के नीचे एक पुराना गैर इस्लामिक ढांचा मौजूद था। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोचा कि क्यों न एक बीच का रास्ता निकाला जाए। उन्होंने उस 2.77 एकड़ की जमीन को 3 मुख्य पक्षों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर बराबर बांट दिया। लेकिन जाहिर है इस फैसले से कोई भी राजी नहीं हुआ और मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अंतिम सुनवाई की तो उनका ऐतिहासिक फैसला हवा में नहीं था, वो 4 बेहद ठोस साक्ष्यों पर टिका था। ASI की पुरातात्विक रिपोर्ट, उन 19वीं सदी के यूरोपीय यात्रियों के लिखित दस्तावेज, जमीन पर सदियों से बिना रुके हिंदुओं द्वारा की जा रही पूजा और गवाहों के वो बयान जो कड़ी जिरह के बावजूद बिल्कुल अडिग रहे। और फिर आया 2019 का वो अंतिम समाधान जिसने इस विवाद को हमेशा के लिए सुलझा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरी की पूरी 2.77 एकड़ विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए रामलला विराजमान को सौंप दी। सुन्नी वक्फ बोर्ड को मुआवजे के तौर पर अयोध्या में ही एक दूसरी जगह 5 एकड़ की जमीन दी गई और निर्मोही अखाड़े को मंदिर बनाने वाले नए ट्रस्ट में एक अहम प्रतिनिधित्व दे दिया गया। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है, कैसे एक समाज ऐतिहासिक साक्ष्यों, पुरातत्व विज्ञान और आज के आधुनिक कानून को एक साथ पिरोकर एक 500 साल पुराने टकराव को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। आधुनिक अदालत के सख्त नियमों के दायरे में आधी सदी के इतिहास को सुलझाने की ये प्रक्रिया वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। ये फैसला सिर्फ एक जमीन का बंटवारा नहीं, बल्कि इतिहास और न्याय प्रणाली की एक बहुत बड़ी मिसाल है।